अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आज की कहानी है रजिया और याकूत। बहुत समय पहले दिल्ली के तख्त पर गुलाम वंश का शासक शमसुद्दीन अल्तमश बैठा हुआ था। अल्तमश एक योग्य शासक था। उसने दिल्ली सल्तनत का बहुत विस्तार कर लिया था। अल्तमश का परिवार बहुत बड़ा था। उसके 20 तो बेटे ही थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा अपनी जिस संतान को चाहता था वो बेटा ना होकर उसकी बेटी थी, जिसका नाम था रजिया। रजिया अपने पिता की तरह ही बहुत होशियार और कुशल प्रशासक थी। जब वो तलवार लेकर युद्ध के मैदान में उतरती तो अच्छे अच्छे शूरवीरों को मैदान छोड़कर भागना पड़ता था। वो खूबसूरत भी बहुत थी। राज्य के अनेक सामंत, अमीर, उमरा उससे शादी के ख्वाहिशमंद थे, किंतु वो किसी को मुंह नहीं लगाती थी। अल्तमश को अपनी इस योग्य बेटी पर बहुत विश्वास था। वो अपने वजीर आला और दूसरे अमीरों से कई बार ये कह भी चुका था कि मेरे मरने के बाद दिल्ली का शासन रजिया को ही सौंपा जाए। सन 1236 में अल्तमश को अफगानिस्तान में बामियान में विद्रोह को दबाने के लिए जाना पड़ा। वहां युद्ध के दौरान एक विषैला तीर उसके चेहरे पर आ लगा, जिसके कारण उसकी हालत खराब हो गई। युद्ध तो जीत लिया गया, किंतु अल्तमश गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शाही हकीमों द्वारा उसका हर संभव इलाज कराया गया, किंतु वो बच नहीं सका। 29 अप्रैल सन 1236 को उसकी मृत्यु हो गई। अल्तमश की मृत्यु के बाद यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि दिल्ली के सिंहासन पर किसको बैठाया जाए। तब अमीर, उमरा एवं सामंतों की एक सभा का आयोजन किया गया और वजीर आला ताजुद्दीन ने मरहूम बादशाह का वसीयतनामा पढ़कर सुनाया, जिसमें उसने रजिया को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। वसीयतनामा सुनकर अमीर बिगड़ उठे। कहने लगे, हमें यह फैसला मंजूर नहीं है। दिल्ली के तख्त पर एक औरत बैठे, यह हमें मंजूर नहीं। हम एक औरत की सरपरस्ती में काम करना कभी मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन सारे ही अमीर इस विचार के नहीं थे। कुछ ऐसे भी थे जो रजिया की कार्यक्षमता से भली भांति परिचित थे। उन्होंने रजिया का पक्ष लिया। उनमें से एक था अमीर अल्तुनिया, जो बचपन से ही रजिया से प्यार करता था। उसने उठकर कहा, आप लोग रजिया की क्षमता को कम करके आंक रहे हैं साहिबान। वो एक कुशल प्रशासिका है। इसका परिणाम भी हमें मिल चुका है। जब सुल्तान ग्वालियर पर विजय प्राप्त करने गए थे, तब वो शासन का दायित्व रजिया को ही सौंप कर गए थे, और रजिया ने किस कुशलता के साथ उनके पीछे राज्य का संचालन किया था, ये आप सब लोग भली प्रकार जानते हैं। अमीर अल्तुनिया, हमें मालूम है कि आप किस लिए ऐसा कह रहे हैं। अल्तुनिया की बात सुनकर वजीर आला ने कहा, आप इसलिए कह रहे हैं कि आपके मन में शहजादी के प्रति एक नर्म कोना मौजूद है। रजिया को राजगद्दी सौंपी जाए अथवा नहीं, इस विषय पर राज्यसभा में खासा विवाद छिड़ गया। असल बात यह थी कि बादशाह की बड़ी बेगम शाहतुर खान ने अधिकांश अमीरों को धन देकर अपने बेटे के पक्ष में कर लिया था। उसने उन्हें भविष्य में बड़ी बड़ी जागीरें देने का भरोसा भी दिला दिया था। इसलिए अधिकांश अमीर रजिया को राजगद्दी पर न बैठने के लिए प्रतिबद्ध हो गए थे। इस विवाद को रजिया ने ही समाप्त किया। उसने उठकर कहा, मेहरबान मित्रों, ये झगड़ा खत्म करो। औरत के बारे में आपके ख्यालों को मैं समझती हूं, इसलिए मैं अपने भाई रुकनुद्दीन के हक में अपना अधिकार छोड़ती हूं। आप सब उसके प्रति वफादारी की शपथ लें। बेगम शाहतुर खान की साजिश काम कर गई। उसके बेटे रुकनुद्दीन को दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया गया। उसी शाम अमीर अल्तुनिया रजिया से मिला और उसने रजिया से कहा, शहजादी रजिया, तुमने हार क्यों मान ली? रजिया बोली, अल्तुनिया, मैं खूब समझती हूं कि मेरे इस फैसले से तुम बहुत दुखी हो, किंतु तुम ये क्यों भूलते हो कि मुझे ये फैसला क्यों करना पड़ा है? ये मर्द लोग
औरतों को बहुत कमजोर समझते हैं ना। मैं किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से सल्तनत में खून खराबा हो। इसलिए मुझे दिल पर पत्थर रखकर यह अप्रिय फैसला लेना पड़ा। तुम शायद ठीक कहती हो, लेकिन तुम ये कभी मत भूलना कि तुम्हारे पक्षधर भी कम नहीं है। मुझ पर तुम पूरा भरोसा कर सकती हो शहजादी रजिया। जानती हूं अमीर अल्तुनिया, रजिया ने कहा। तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूं। तख्त पाने के लिए हमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अल्लाह को यही मंजूर है कि मैं सुल्ताना बनूं, तो कोई भी ताकत मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। फिर भी हमें तैयार तो रहना ही चाहिए शहजादी। बेगम शातुर खान पर मुझे भरोसा नहीं। वो औरत कोई भी साजिश कर सकती है। चिंतित स्वर में अल्तुनिया ने कहा। तुम ठीक कहते हो अल्तुनिया, रजिया बोली, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हम इंतजार करेंगे और जैसी परिस्थिति पैदा होगी उसी के मुताबिक काम करेंगे। अल्तुनिया का अनुमान बिल्कुल सही था। अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाकर भी शातुर खान को चैन नहीं था। वो रजिया को मरवाने का षड्यंत्र रच रही थी। उसने रजिया की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचर नियुक्त कर रखे थे, जो उसे रजिया के बारे में हर सूचना पहुंचाते रहते थे। रजिया ने नियम बना रखा था कि हर रोज सुबह के समय वो घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ाती हुई किले के पीछे के मैदान में चक्कर लगाया करती थी। एक रात बेगम शातुर खान ने खुफिया तरीके से अपने आदमियों द्वारा उस मैदान में इतना बड़ा और गहरा गड्ढा खुदवाकर उसे ऊपर से बराबर कर दिया, जिससे कि जब रजिया अपना घोड़ा दौड़ाती हुई वहां से गुजरे तो वो उस गड्ढे में गिरकर मर जाए। किंतु संयोगवश शाही अस्तबल के रखवाले जमालुद्दीन याकूत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और वो उसी समय शहजादी रजिया को ये बताने के लिए उसके हरम में जा पहुंचा। याकूत की जुबानी सारा हाल सुनकर रजिया स्तंभित रह गई। उसने उसी समय याकूत को भेजकर ताजुद्दीन और अल्तुनिया को अपने पास बुलाया और उन्हें बेगम शातुर खान की साजिश के बारे में बताया। अगले ही दिन सारी दिल्ली में अफवाहों का बाजार गर्म हो उठा। हजारों आदमी किले के नीचे इकट्ठा हो गए और बेगम शातुर खान और सुल्तान रुकनुद्दीन के खिलाफ नारे लगाने लगे। साजिश का भांडाफोड़ होते ही वे अमीर जिन्होंने रुकनुद्दीन को गद्दी दिलाने में बेगम की मदद की थी, वे भी उसके खिलाफ हो गए और इस आग में घी डालने का काम किया काजिमुद्दीन जाहिद नाम के एक फकीर ने। उत्तेजित भीड़ के सामने आकर उसने स्पष्ट कहा कि शहजादी को मारने के लिए ये काम शातुर खान ने कराया है। काजिमुद्दीन जाहिद ने आगे कहा कि वर्तमान शासक रुकनुद्दीन को हटाकर दिल्ली के तख्त पर शहजादी रजिया को बैठाया जाए। फकीर काजिमुद्दीन जाहिद को अमीर लोग एवं दिल्ली की जनता बहुत मानती थी, अतः राज्य में बगावत की स्थिति पैदा हो गई। तब सभी अमीरों ने विचार विमर्श कर रुकनुद्दीन को गद्दी पर से उतार दिया और सत्ता रजिया के हाथों में सौंप दी गई। तब बेगम शातुर खान को तो उसके महल में नजरबंद कर दिया गया और रुकनुद्दीन को कत्ल करा दिया गया। तख्त पर बैठते ही रजिया ने प्रजा के हित में काम करना शुरू कर दिया। उसने 40 अमीरों की एक परिषद बनाई और उनसे परामर्श लेकर राज्य कार्य चलाने लगी। रजिया शाहों की तरह मर्दाने वेश में दरबार में आती थी। उसने राज्य में सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और व्यापार को खूब बढ़ावा दिया। वो बहुत न्यायप्रिय थी। यदि कोई फरियादी उसके पास आता तो वो तत्काल उसकी शिकायत पर ध्यान देती थी और उसे न्याय दिलाती थी। रजिया ने अनेक मदरसे और पुस्तकालय भी खुलवाए। वो कला प्रेमी भी थी। उसने विद्वानों, कवियों, कलाकारों और संगीतकों को प्रश्रय दिया। उसने अपने नाम से स्वर्ण मुद्राएं भी चलाई। रजिया में धार्मिक कट्टरपन नहीं था। उसने हिंदू रियाये पर से वो कर हटा लिया जो उसके पूर्ववर्ती शासकों ने हिंदुओं पर लगा रखा था। वो कर जजिया कहलाता था। जजिया को हटा लेने के कारण कुछ अमीर उससे नाराज हो गए। उन्होंने वजीर आला के साथ मिलकर रजिया का तख्ता पलटने की योजना बनाई।
पर किसी प्रकार अमीर अल्तुनिया को उनकी योजना का पता चल गया। वो फौरन रजिया के पास पहुंचा और उसे सावधान किया, सुल्ताना, आप होशियार रहें, कुछ अमीर आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसकी कार्ड तो है मेरे पास, रजिया ने कहा। तुम अपने जासूसों से ये अफवाह फैलवा दो कि निजाम उल मुल्क वजीर आला चुपके चुपके मुझसे सौदा कर रहा है। ये चाल काम कर गई। अमीरों में फूट पड़ गई। वे कमजोर हो गए और जल्दी ही सारे बागी गिरफ्तार कर कैद में डाल दिए गए। निजाम उल मुल्क भाग निकला। वो सिमूर की पहाड़ियों में जाकर छिप गया, जहां कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। रजिया अल्तुनिया की वफादारी से बहुत खुश थी। उसने उसे बुलवाया और कहा, अमीर अल्तुनिया, हम राज्य के प्रति निष्ठावान होने के कारण तुमसे बहुत खुश हैं। हम तुम्हें भटिंडा का सूबेदार नियुक्त करते हैं। शुक्रिया सुल्ताना, अल्तुनिया ने कहा, पर आप मुझसे शादी कब करेंगे? याद है आपको, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। अल्तुनिया, मैं विवाह तो करना चाहती हूं, किंतु करूं कैसे? रजिया ने व्यवस्था जताई। तुमसे विवाह कर लेने पर अमीर और भी जल भुन जाएंगे। पर दोनों के दिनों की भी तो सोचो रजिया, हम जवान हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है, अल्तुनिया ने मिन्नत की। ये बात मैं भी जानती हूं अल्तुनिया, पर व्यवस्था है। फिलहाल मुझे राजकाज पर ही ध्यान देना होगा, रजिया ने उत्तर दिया। इस पर अल्तुनिया उदास भाव से रजिया के कक्ष से बाहर निकल आया। अगले दिन वो भटिंडा के सूबेदार का पद संभालने के लिए पंजाब के लिए चला गया। रजिया ने अपने वफादार जमालुद्दीन याकूत को अमीर उल उमार अमीरों का प्रमुख बना दिया था। इस बात पर अमीर उससे बहुत चिढ़े हुए थे। एक दिन वे शिकायत लेकर रजिया के पास पहुंचे। अमी बलवन ने उससे कहा, गुस्ताखी माफ करें सुल्ताना, अमीर को बहुत अफसोस है कि अब आपको उन पर भरोसा नहीं है। ऐसी तो कोई बात नहीं है बलवन, हमें अपने अमीरों पर पूरा भरोसा है, रजिया ने कहा। नहीं है यकीनन, बलवन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। यकीन होता तो आपने जमालुद्दीन याकूत जैसे एक हबशी को अमीर उल उमारा न बनाया होता। वो तो तुर्क भी नहीं है। एबीसी न्यायी है, क्या कोई तुर्क इस ओहदे के लायक नहीं लगा आपको? क्यों नहीं, कई अमीर इस लायक हैं, रजिया ने कहा। लेकिन याकूत भी उतना ही काबिल और भरोसेमंद है, इसलिए उसे भी तरक्की मिलनी चाहिए। लेकिन वो तुर्क नहीं है, बलवन ने दलील दी। तो क्या हुआ, है तो मुसलमान ही। कुरान पाक में स्पष्ट लिखा है कि सब मुसलमान भाई भाई हैं। रजिया के इस उत्तर ने बलवन का मुंह बंद कर दिया। वो और कुछ नहीं बोला। साथ आए अमीर रजिया के उत्तर से असंतुष्ट होकर वहां से चले गए। दरबार से निकलकर उन्होंने आपस में सलाह की। बलवन कहने लगा, अभी से इसकी रोकथाम न की तो सुल्ताना धीरे धीरे हमारी सारी ताकत खत्म कर देगी। रोकथाम कैसे करें? वो काबिल है और रियाई भी उसे चाहती है, दूसरे अमीरों ने व्यवस्था से कहा। पर कुछ तो करना ही पड़ेगा, बलवन ने कहा। नहीं किया तो हम लोग सामान्य से सामंत बनकर रह जाएंगे, रियाई में हमें कोई नहीं पूछेगा। तब बलवन की अगुवाई में अमीर रजिया के विरुद्ध एक साजिश रचने लगे। अमीरों के चले जाने के बाद रजिया गहरी सोच में डूब गई। ये सच था कि वो एक विशाल राज्य की स्वामिनी थी, किंतु ये भी सच था कि वो एक औरत थी। जिस दिन से याकूत ने बेगम शाहतुर खान के षड्यंत्र से सावधान करके उसके प्राणों की रक्षा की थी, उसी दिन से वो याकूत से प्रेम करने लगी थी। याकूत भी उसकी आंखों में अपने प्रति उमड़ते प्यार को भली भांति पहचान चुका था। वो दिनों दिन रजिया के करीब आता चला गया। धीरे धीरे उनकी मित्रता की जड़ें गहरी होती चली गईं तथा अंत में वे एक दूसरे के प्रेम में बुरी तरह से डूब गए। याकूत रजिया की प्रशंसा करता तथा उसके प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करता। रजिया भी उसका हर प्रकार से ख्याल रखने लगी। दोनों अक्सर इकट्ठे घोड़ों पर बैठकर शहर से दूर निकल जाते और घंटों प्यार भरी बातें करते रहते। एक दिन याकूत रजिया के पास पहुंचा तो रजिया को बहुत उदास पाया।
इस पर उसने रजिया से पूछा, सुल्ताना क्या बात है, आज आप बहुत उदास नजर आ रही हैं। क्या मैं आपकी उदासी की वजह जान सकता हूं? मैं सोचती हूं याकूत कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूं। कभी कभी मैं तुम्हारे बगैर बेचैन हो उठती हूं। रजिया ने धीमी आवाज में कहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता कि इससे आप उदास क्यों होती। आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर रहता हूं। याकूत ने नम्रतापूर्वक कहा, इससे मैं खुश हूं याकूत, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि दरबार के अमीर लोग हमारे संबंधों से खुश नहीं हैं। रजिया ने कहा, हमारे संबंधों से उन्हें क्या एतराज है? जहां तक राजकाज के मामले हैं, उन्हें पूरा करने तथा रियाए की भलाई करने में तो आपने कोई कसर नहीं उठा रखी है। याकूत ने बड़े भोलेपन से पूछा, याकूत, मेरे अमीर मुझसे नाखुश हैं क्योंकि मैंने उन सब के ऊपर तुम्हारा ओहदा बढ़ा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि वे मेरे खिलाफ बगावत की तैयारी में है। रजिया ने गंभीर स्वर में कहा, जो भी हो आप चिंता न करें। याकूत ने कहा, इस नाचीज पर भरोसा रखें जो आपके लिए अपना सब कुछ, यहां तक कि अपना जीवन भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं है याकूत। रजिया ने याकूत का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे सहलाते हुए कहा, वास्तव में जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं सब कुछ भूल जाती हूं और बड़ी खुश तथा बेफिक्र रहती हूं। ऐसे समय में मैं अक्सर यही सोचती रहती हूं कि काश मैं सुल्ताना न होकर एक मामूली औरत होती। रजिया की आवाज में मोहब्बत भरी हुई थी। आप सुल्ताना रहें या मामूली औरत, इससे फर्क ही क्या पड़ता है, आखिर हैं तो दोनों इंसान ही। याकूत ने भोलेपन से कहा, बहुत फर्क है याकूत। रजिया ने कहा, जब मैं दरबार में बैठकर राजकाज के कार्य करती हूं तब मैं केवल शासिका होती हूं। उस समय मैं रियाए की रक्षा और भलाई चाहने वाली होती हूं। जब तक मैं व्यस्त रहती हूं मुझे एहसास नहीं होता कि मैं एक औरत हूं, लेकिन जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है मैं मचल उठती हूं, मैं किसी मर्द की बाहों में समा जाने के लिए। कहते हुए रजिया भावुक हो उठी थी। याकूत में भी छिपा हुआ आवेग जाग उठा और उसने रजिया को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उसने अपना सारा प्यार उस पर बरसा दिया। फिर बढ़ता हुआ अंधेरा देख रजिया उठ खड़ी हुई और वे दोनों शहर की ओर चल पड़े। बलवन और उसके साथी अमीरों का कुचक्कर काम कर गया। शहर में अफवाहें फैलने लगी कि रजिया और याकूत की दोस्ती गहरी हो रही है और वे दो शरीर एक जान हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि वे दोनों शीघ्र ही विवाह करने वाले हैं। अफवाह शाही दरबार तक पहुंची। अमीर जो पहले से ही जले बैठे थे और भी क्रोधित हो उठे। उनकी नजरों में ये एक अक्षम्य अपराध था। इसके पहले उन्होंने रजिया और तुर्की के अमीर आल्तूनिया की बढ़ती हुई दोस्ती के संबंध में सुना था। उनके बार बार मिलने तथा गहरे संबंधों ने उन अमीरों के मन में भी विद्वेष भर दिया था जो अभी तक रजिया के पक्षधर थे। लेकिन चूंकि रजिया और अल्तूनिया दोनों ही गुलाम वंश के थे, इसलिए उन्हें उतनी आपत्ति नहीं थी जितनी कि अफ्रीकी गुलाम याकूत और रजिया के मिलन पर हुई। उन्हें यह अपना अपमान महसूस हुआ। तब वे भी उन अमीरों के साथ मिल गए जो पहले से ही रजिया के खिलाफ थे। कुछ दिनों बाद दिल्ली का एक हरकारा भटिंडा पहुंचा। वो वहां के सूबेदार अल्तूनिया से मिला और उसने बताया कि सुल्ताना आजकल अफ्रीकी हबशी याकूत के साथ प्रेम की पींगे बढ़ा रही है। ये सुनकर अल्तूनिया क्रोध से सुलग उठा। बोला, उसकी ये हिम्मत कि मुझे बेवकूफ बनाए, मैं बेवफाई की सजा उसे जरूर दूंगा। उसने उसी दिन रजिया के खिलाफ बगावत कर दी। उससे अगले दिन एक कासिदा भटिंडा से दिल्ली पहुंचा और ये समाचार रजिया को सुनाया कि सूबेदार अल्तूनिया ने राज्य के खिलाफ बगावत कर दी है। ये सुनकर रजिया सन रह गई। ये ठीक था कि पहले वो अल्तूनिया से प्यार करती थी, किंतु जब से याकूत उसके जीवन में आया था वो सब कुछ भूलकर उसकी होकर रह गई थी। लेकिन ये तो राज्य कार्य था, सल्तनत के खिलाफ बगावत थी और बगावत को कुचलना बेहद जरूरी था। अतः रजिया ने अपनी फौज को तैयार कराया
और अल्तुनिया द्वारा की गई बगावत को कुचलने के लिए भटिंडा की ओर चल पड़ी। याकूत भी उसके साथ गया, किंतु दुर्भाग्यवश सेना में फूट पड़ गई और उसने रास्ते में ही बगावत कर दी। उन्होंने याकूत को पकड़कर मार डाला। रजिया अकेली निस्सहाय रह गई। फिर उसकी सेना के सरदारों ने उसे पकड़कर अल्तुनिया के हवाले कर दिया और वे तुरंत दिल्ली वापस लौट आए, जहां उन्होंने रजिया के भाई बहराम को गद्दी पर बैठा दिया। अल्तुनिया ने पहले तो कुछ दिन रजिया को बंदी बनाकर रखा, किंतु फिर उसका पुराना प्रेम उमड़ आया और उसने उससे विवाह कर लिया। किंतु यही पर्याप्त न था। भाग्य ने कुछ और ही तय कर रखा था। पदच्युत रजिया के भाग्य पर दुर्दिनों की काली छाया पड़ने लगी थी। अल्तुनिया की महत्वाकांक्षा जाग उठी और वो एक बड़ी सेना लेकर रजिया के साथ दिल्ली की ओर चल पड़ा, ताकि खोया हुआ दिल्ली का सिंहासन पुनः प्राप्त किया जा सके। उधर दिल्ली में जैसे ही ये खबर पहुंची कि भटिंडा का सूबेदार अल्तुनिया रजिया के साथ एक बहुत बड़ी सेना लेकर दिल्ली के राज सिंहासन को हस्तगत करने के उद्देश्य से दिल्ली आ रहा है, तो शाह बहराम की सेना भी उसका सामना करने के लिए चल पड़ी। आधे रास्ते में ही दोनों सेनाओं की भिड़ंत हो गई। कई घंटों तक दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध होता रहा, किंतु बहराम की सेना बड़ी थी और उसके हथियार भी अच्छे थे। रजिया और अल्तुनिया की सेना के पांव उखड़ने लगे। लड़ाई के मैदान में ही बहराम का दूत अल्तुनिया के पास आया और उससे बोला, आप हथियार डाल दें तो सुल्तान बहराम आपको माफ कर देंगे। किंतु अल्तुनिया ने बड़ी दृढ़ता से उत्तर दिया, सुल्तान के लिए जीने के बजाय मैं रजिया के लिए जान देना बेहतर समझता हूं। इतना कहकर वो प्रबल वेग से दिल्ली की सेना पर टूट पड़ा, किंतु शीघ्र ही वो दिल्ली की सेना के घेरे में फंस गया और मारा गया। तभी एक तीर रजिया की छाती में भी आ लगा और वो भी चल बसी। इस तरह 13 अक्टूबर 1240 को सुल्ताना रजिया ने वीरगति पाई।